हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रागिनी मिश्रा आपका आपके ही चैनल प्रिपरेशन एकेडमी में स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है 28-29 को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भर भर के प्रीवियस ईयर को पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मोड में आए हुए हैं और जो स्टेटमेंट असर्शन वाले जो क्वेश्चन आए हैं वो भी बहुत सारी मात्रा में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाइएगा। जो प्रीवियस ईयर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही है। और ये जो 30 क्वेश्चन है, हो सकता है इन 30 क्वेश्चंस में से आपको आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, समसामयिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है, यानी कि जो समसामयिक परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार बाल विकास की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सभी बच्चों के लिए समानता और विशिष्ट उपलब्धि निश्चित रूप से सभी बच्चों द्वारा प्राप्त की जाती है क्योंकि वे एक निश्चित आयु तक पहुँचते हैं। तो देखते हैं, हो सकता है छोड़ देंगे इसको, सेकंड वाला लेंगे। जो बाल विकास है वो बहुदिशात्मक है क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, पूरी तरह से अप्रत्याशित होते हुए भी विकास सभी के लिए एक दिशा में होता है। तो सभी के लिए एक दिशा में होता है, ये कोई बात नहीं है। और डी ऑप्शन है, केवल माता पिता से प्राप्त वंशानुगत जानकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये भी नहीं सही है। हमारा इसमें जो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि जो विकास होता है वो बहुदिशात्मक होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं क्योंकि उन पर जो इन्वायरमेंट का प्रभाव है वो ज़्यादा होता है। कहीं का जो सामाजिक वातावरण है वो अलग है तो वहाँ के जो बच्चे होंगे अलग तरीके से बड़े होंगे, और किसी स्थान का अगर वातावरण अलग है तो वो वहाँ के बच्चे अलग तरीके से बड़े होंगे। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं भारत का और अमेरिका का। तो यहाँ के वातावरण में डिफरेंस है, इसलिए वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी जो बाल विकास की ग्रोथ डेवलपमेंट की जो भी रेट रहेगी उसमें भी डिफरेंस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेंगे, विकास डैश का सिद्धांत वर्णन करता है कि पेशी कौशल का विकास शरीर के केंद्र से आरंभ होता है और बाहर की ओर जाता है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत है जो यह बताता है कि जो शरीर का विकास है वो केंद्र से पेरीफेरी यानी केंद्र से किनारों की ओर जाता है, केंद्र सेंटर से जाता है किनारों की ओर। तो आपको तो पता ही होगा विकास दो तरीके का होता है, चक्राकार और विशिष्टता तो छोड़ ही दो। एक होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, एक होता है सेफेलोकॉर्डल। जो सेफेलोकॉर्डल होता है वो सिर से पैर तक होता है और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है वो केंद्र से पेरीफेरी की ओर होता है। तो हमारा जो इसमें सी ऑप्शन है वही इसमें राइट हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, विकास के किस चरण में बच्चे विश्वास निर्माण नाट्य में सक्रिय रूप से संलग्न हो जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो विश्वास निर्माण नाट्य में सक्रिय रूप से संलग्न हो जाते हैं। तो जो बालक होता है वो विश्वास निर्माण करने लगता है, मतलब जो बालक है वो दूसरों पे भरोसा करने लगता है, विश्वास करने लगता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है। तो शैशवावस्था में तो बालक को इतनी समझ नहीं होती कि दूसरों पे भरोसा करे, ये नहीं होगा हमारा। प्रारंभिक बाल्यावस्था ठीक है, यही हमारा होता है। और मध्य बाल्यावस्था में तो बच्चा होशियार हो जाता है और किशोरावस्था में तो व्यक्ति किशोर हो जाता है बालक, तो वो खुद ही समझदार हो जाता है, अपनी खुद की सोच लगाकर हर चीज़ को देखने लगता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो इसमें राइट हो जाएगा। अगर बालक जो है वो विश्वास निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहा होगा तो वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होगा। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का द्वितीय घटक है। तो कौन सा द्वितीय घटक है सामाजिकरण का। परिवार हमारा प्राइमरी होता है तो ये नहीं होगा। मीडिया हमारा द्वितीयक होता है, ठीक है। धार्मिक संस्थान भी द्वितीयक होते हैं और स्कूल भी द्वितीयक होता है, यानी कि सेकंड थर्ड और फोर्थ हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन सी में दे रखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, रूही को 3 पेंसिलें दी जाती हैं और वह देखती है कि पेंसिल ए पेंसिल बी से लंबी है और पेंसिल बी पेंसिल सी से लंबी है। तो कह रहे हैं जब रूही अनुमान लगाती है कि ए सी से लंबी है, यानी कह रहे हैं कि जो ए पेंसिल है वो बी से लंबी है
और बी पेंसिल है वो सी से लंबी है। तो कह रहे हैं कि जब वह तो अनुमान लगाएगी तो रूही सोचेगी कि जो ए पेंसिल है वो सी से भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी आ रहा है ना, तो ए जो है वो सी से भी बड़ी है, बी से भी बड़ी है। तो कह रहे हैं वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है, वो सकारात्मक विचार की विशेषता प्रदर्शित कर रही है, ना तो श्रृंखलन की, ना ही संरक्षण की, ना ही निगमनात्मक तर्क की, बस सकारात्मक विचार की जो योग्यता है वो प्रदर्शित कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला ले लेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे सक्षम होते हैं। तो बच्चे क्या करने में सक्षम होते हैं जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं? तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करते हैं। तो नहीं, ये तो हमारा फॉर्मल ऑपरेशन में चला जाएगा, तो ये तो हमारी 4th स्टेज होगी, तो ये तो नहीं होगा हमारा। अमूर्त चिंतन ये भी फॉर्मल ऑपरेशन में जाएगा, और प्रस्तावक तर्क ये भी फॉर्मल ऑपरेशन में जाएगा। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी प्री ऑपरेशन स्टेज जो होती है, उसमें बच्चा जो होता है वो प्रतिवर्तीयता का गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि वो इरिवर्सिबिलिटी का गुण प्रदर्शित करने लगता है। यानी कि अगर वो ए से ABCD शुरू करेगा तो जेड तक जाएगा, और फिर अगर उससे किसी ने पूछ लिया कि टी के पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो वो टी के पहले भी वर्ड जो होगा एस जो आएगा वो बता देगा। यानी कि जो बच्चा है वो अनुपलटावली और पलटावली दोनों गुणों को सीख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रतिवर्तीयता का मतलब भी यही होता है कि इरिवर्सिबिलिटी का उसके अंदर गुण आ जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेंगे। ये 7th क्वेश्चन है हमारा। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में कौन सा चरण प्रस्तावित नहीं किया? तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत होता है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण कौन सा होता है? पूर्व पारंपरिक चरण होता है, दूसरा होता है पारंपरिक चरण, और तीसरा होता है पश्च पारंपरिक चरण। तो ये जो हमारा अपरंपरागत चरण है, ये हमारे कोलबर्ग के सिद्धांत में नहीं होता है। तो और चूंकि हमसे पूछ रहा है कि नहीं कौन सा है, तो हमें नहीं लगाना है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा हमारा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला ले लेंगे हम लोग। एक शिक्षिका लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांतों पर अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को तैयार करना चाहती है। तो वो यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। तो कह रहे हैं कि किसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसमें 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वो नहीं अपने 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 बच्चों के लिए, जो ऑप्शन जो है वो नेगेटिव उसके बच्चों के लिए होगा, जो वो नहीं अपनाएगी। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारा, सामाजिक संदर्भों के अनुसार शिक्षण अधिगम अनुभवों को तैयार करना। तो ठीक है, पॉजिटिव है ये हमारा। विद्यार्थी के अधिगम प्रयासों को बारीकी से अवलोकन करना, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन दे रखा है, अधिगम आकलन करने के लिए औपचारिक मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग। तो जहाँ पे भी औपचारिक मानकीकृत परीक्षण आ जाएंगे वो नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और आवश्यकता पड़ने पर मचान उपलब्ध करना, तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। यानी कि हमारा इसमें जो ऑप्शन सी है वही नेगेटिव है, और हमसे नेगेटिव ही पूछ रहा है, गलत ही जो है वही पूछ रहा है। तो हमारा गलत ऑप्शन सी दे रखा है, तो सी हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। छात्र के अधिगम की सुविधा है तो लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत में किसका सुझाव दिया है? तो सहकर्मी सहयोग का सुझाव दिया है। सांस्कृतिक साधनों का हस्तक्षेप ना करना, अगर हस्तक्षेप करना होता तो हमारा ये सही हो जाता ऑप्शन। रटन विधि को ध्यान दिया है, बिल्कुल नहीं। अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, अगर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाता। तो इसमें हमारा एक ही ऑप्शन पॉजिटिव दे रखा है, वो है सहकर्मी सहयोग, जो कि जो सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत में लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि जो बच्चे हैं उनको सहकर्मी सहयोग मिलना चाहिए, आपस में बातचीत करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, तो उससे वो ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है हमारा। एक प्रगतिशील कक्षा के शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए, यानी कि जो प्रगतिशील कक्षा का कोई शिक्षक है तो उसको कौन सी बात पे विश्वास करना चाहिए? कक्षा सदैव सख्त नियंत्रण में होनी चाहिए तथा केवल शिक्षक को निर्देश देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। जो प्रगतिशील कक्षा होती है वो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा होती है, ना कि शिक्षक केंद्रित कक्षा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। बी वाला ऑप्शन है, अधिगम केवल कक्षा में होना चाहिए, तो ये भी गलत है। अधिगम को कक्षा से बाहर के अनुभव से, या जो बालक का निजी जो चल रहा है उसका जीवन, उससे संबंध करके पढ़ाना चाहिए, तो ये भी बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है, शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। बालक जब आता है कक्षा में तो वो अपने जो निजी जीवन के अनुभव हैं उनको कक्षा में लेकर आता है। और डी ऑप्शन दे रखा है, शिक्षार्थी केवल प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से नहीं सीखा, बच्चे तो करके सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने आप ही सीख जाते हैं। तो केवल प्रयोग के माध्यम से सीखेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी होगा वही राइट हो जाएगा। यानी कि प्रगतिशील कक्षा में जो विद्यार्थी, जो प्रगतिशील कक्षा का शिक्षक होगा वो क्या करेगा? शिक्षार्थी जो कक्षा में आए हैं उनके विविध अनुभवों को वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, 11th है ये क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि बुद्धि एकात्मक है तथा यह प्रस्तावित किया कि कई अलग अलग स्वतंत्र बुद्धियाँ मौजूद होती हैं? जीन पियाजे ने बुद्धि की कोई बात नहीं की। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि की बात करते हैं, लेवी-एगोस की बात नहीं करते हैं, कोलबर्ग भी बात नहीं करते हैं। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। आपको तो पता ही है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया उसमें आठ विशेष तरीके की बुद्धियों की उन्होंने बात की है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेंगे। रोहन की एक खिलौना गुड़िया मिलने पर प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। तो रोहन को ये चीज़ें सिखाई गई हैं कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। तो रोहन का ये जो बिहेवियर है, ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? लिंग प्रासंगिकता को प्रदर्शित कर रहा है? नहीं। लिंग भेदभाव को? नहीं। ये लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि बालक के अंदर ये रूढ़िवादिता, बालक के अंदर क्या चली आ रही है कि लड़कियाँ ही गुड़िया से खेलती हैं। तो ये जो बालक है वो उसने अपने समाज में ये सारी चीज़ें देखी हैं, उसको भी लगता है कि लड़कियां ही गुड़िया से खेलती हैं। इसीलिए जो वो है वो ये कह रहा है कि मुझे गुड़िया से नहीं खेलना है, लड़कियां जो होती हैं वो गुड़िया से खेलती हैं। तो वो लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम। एक शिक्षिका अपने छात्रों को 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई मसौदे पर काम करने में मदद करती है और उनका समर्थन करती है। यदि वह प्रत्येक विद्यार्थी के सभी प्रारूपों के साथ साथ उस पर कार्य करने की प्रक्रिया पर विचार करती है तो वह किस प्रकार के आकलन का उपयोग कर रही है? तो योगात्मक आकलन का उपयोग कर रही है? नहीं, योगात्मक नेगेटिव होता है। सामान्य संदर्भित? ये भी नहीं। रचनात्मक आकलन का उपयोग कर रही है क्योंकि वो हर चीज़ पे ध्यान अपना लगा रही है। कई मसौदे पर काम करने में मदद करती है, देखिए लिखा हुआ है, और उस बालक का समर्थन भी करती है। प्रत्येक विद्यार्थी के सभी प्रारूपों के साथ उस पर कार्य करने की प्रक्रिया पर भी विचार करती है। तो हमारा जो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा रचनात्मक आकलन, तो वह रचनात्मक आकलन का प्रयोग कर रही है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है। एक बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म की अगर हमारी कोई क्लासरूम है तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? संचार के लिए मातृभाषा के प्रयोग को हतोत्साहित, तो मातृभाषा को हतोत्साहित नहीं करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है बहुसंख्यक छात्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा को ही पहचानें, तो ये भी गलत है। तीसरा है भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करें और छात्रों की पसंद के अनुसार उनके उपयोग की अनुमति दें, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। यानी कि जो भाषाओं की विविधता है उसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करें। जो बच्चे होंगे बहुत से सांस्कृतिक विविधताओं के साथ आए होंगे तो उनकी लैंग्वेज भी भिन्न भिन्न होगी, तो उनकी सभी बच्चों की भाषा को हम एक्सेप्ट करेंगे क्लासरूम के अंदर और एक दूसरे को उनकी भाषा के बारे में जानने का मौका देंगे। तो ये हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म जो क्लास होगी वो इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल पूर्व निर्धारित सामग्री पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, तो ये गलत है। पूर्व निर्धारित ध्यान सामग्री पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए शिक्षा को। समस्या समाधान पर ध्यान देना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों के बीच आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहिए, तो ये भी अच्छा है। और पूछताछ संचालित और खोज उन्मुख होनी चाहिए, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यही हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस बार जो 2 पेपर हुए हैं 28 और 29 को, उनमें भी NEP 2020 से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 4 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, NEP और NCF जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु एक शिक्षक सदैव शिक्षार्थियों के पसंदीदा समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है, तो शिक्षक की जो क्रियाविधि है वो क्या दर्शाती है? पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जो कुछ बच्चे हैं क्लास के अंदर उन्हीं को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा है अपने क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए, क्योंकि वो उन्हीं को मान रहा है कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं और जितने भी हैं वो सब बेकार हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो बच्चों में वो भेदभाव कर रहा है, तो ये भेदभाव शिक्षक को नहीं करना चाहिए क्योंकि शिक्षक के लिए सारे ही बच्चे जो होते हैं वो समान होते हैं। तो ये जो गतिविधि है ये नेगेटिव दर्शा रही है। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन दर्शा रहा है कि यह दर्शाता है कि शिक्षक के पास अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्रों की पहचान करने का एक अच्छा कौशल है, तो ये भी गलत है। अन्य छात्रों को समान अवसर से वो वंचित कर रहा है, यही हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि अगर वो कुछ ही बच्चों को अपने क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए खड़ा कर रहा है बार बार, तो अन्य जो छात्र हैं उनको वो नेग्लेक्ट कर रहा है उस क्लासरूम में, उनको वो कोई मतलब अच्छी चीज़ें उनको नहीं सीखने के लिए मदद कर रहा है। क्योंकि जब बच्चे एक्टिव नहीं होंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या? तो वो क्या कर रहा है, अन्य छात्रों को वो समान अवसर से वंचित कर रहा है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है ये।
डिस्कैलकुलियाग्रस्त छात्र के समावेशन का समर्थन करने हेतु यह महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कोई छात्र है जिसको डिस्कैलकुलिया है, यानी गणित में उसको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी गणित में भाग है, जोड़ घटाना, ये सब कार्य करने में उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसको जो है सुविधा हो। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखा है ए हमारा, कार्य पूर्ण करने हेतु सख्त समय की कमी निर्धारित करेंगे, तो समय की कमी नहीं निर्धारित करेंगे। छात्र को दृश्य कैलकुलेटर और गणित ऐप प्रदान करेंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर छात्र को मैथ्स में दिक्कत आ रही है, जोड़ने में, गुणा करने में, घटाने में, तो उसके लिए हम उसे कैलकुलेटर उपलब्ध करवा देंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे को उसमें आसानी हो जाएगी। तो प्रासंगिक लिखित पाठ को छाया के रूप में दर्शाएंगे, ये भी गलत है। और अधिगम का आकलन करने के लिए मानकीकृत तरीके का उपयोग करेंगे, तो मानकीकृत तो वैसे ही गलत होता है। तो ऑप्शन जो बी होगा हमारा, वही इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्र के लिए लाभदायक नहीं होगी। तो दृष्टिबाधित छात्र यानी इसको देखने में दिक्कत है, तो टेक्टाइल ग्लोब होगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारा अच्छा होगा। टेक्टाइल ग्लोब होते हैं। छोटे प्रिंट वाली पुस्तकें, यही हमारा सही हो जाएगा, कि जो छोटे प्रिंट वाली पुस्तकें होंगी वो उनकी दृष्टि में बच्चे की वैसे भी कमज़ोर है, उसको छोटे प्रिंट वाली पुस्तकें देंगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर देंगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, बच्चे स्क्रीन रीडिंग से उसको पढ़ेंगे, और ब्रेल पुस्तकें उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो इसमें हमारा एक ही नेगेटिव उत्तर है, यही हमारी छोटे प्रिंट वाली जो पुस्तकें होंगी वो दृष्टिबाधित छात्र के लिए लाभदायक नहीं होंगी। तो ऑप्शन जो बी होगा हमारा वो इसमें सही हो जाएगा। और जो तीन जो हमको दे रखे हैं, टेक्टाइल ग्लोब, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और ब्रेल लिपि, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अच्छी होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा असर्जन वाला क्वेश्चन है, यानी अभिकथन वाला क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट असर्जन वाला क्वेश्चन है। तो हमको अभिकथन यानी कि स्टेटमेंट दे रखा है, एक भाषा कक्षा में शिक्षक को पाठ्य सामग्री के साथ ऑडियो पुस्तकें प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर पाठ्यपुस्तक के साथ ऑडियो सामग्री प्रदान करेंगे तो बच्चे उससे और ज़्यादा सीखेंगे। कारण दे रखा है, प्रतिरूप के कई विकल्प विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि पढ़ने से संबंधित विकार वाले शिक्षार्थी। तो ये भी हमारा आर जो है, कारण जो भी है इसका, वो भी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि ए जो सही है, आर भी सही है, आर जो है उसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा वो इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, एक रचनात्मक बच्चे में संभावना होती है, अपसारी चिंतन की संभावना होती है रचनात्मक बच्चे में, बिल्कुल सही बात है। अभिसारी चिंतन नहीं होगा, क्योंकि अगर अपसारी है तो अभिसारी नहीं होगा, अभिसारी है तो अपसारी नहीं होगा, दोनों एक पाए जाएंगे किसी भी बच्चे में। तो बच्चा रचनात्मक है तो उसमें अपसारी चिंतन पाया जाएगा, अमूर्त चिंतन की क्षमता पाई जाएगी, और नए उत्पाद तैयार करने की क्षमता पाई जाएगी। यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ कहाँ पे दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो होगा इसमें राइट हो जाएगा। ये फिर हमारा देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो 3-3, 4-4 आए हुए हैं फ्रेंड्स, एक पेपर में पता चला है। तो आप लोग स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो ज़रूर करके जाइएगा, इस बार भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, अभिकथन, शिक्षक को अपनी कक्षा में मूल्यांकन के कई तरीके अपनाने चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। जब कई तरीक़ों से मूल्यांकन करेंगे बच्चों का तो पता चल जाएगा बच्चों की हर दिशा में उनकी जो ग्रोथ हो रही है, उनकी अधिगम जो हो रहा है हर दिशा में, वो उससे पता चलेगा। तो उसका हमारा स्टेटमेंट का असर्जन दे रखा है, कारण, कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता केवल कागज़ पेंसिल परीक्षण द्वारा सही व पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसीलिए तो हमको कक्षा में कई तरीके अपनाने चाहिए मूल्यांकन के। तो ये हमारा जो कारण है वो भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर उसकी एक ही सही से व्याख्या भी कर रहा है। तो हम लोग ये ए ऑप्शन सही मान के अगला क्वेश्चन ले लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अवधारणा को पढ़ाने हेतु एक शिक्षक कई उदाहरण देता है और बाद में छात्रों से उन उदाहरणों के माध्यम से एकत्रित जानकारी पर विचार करने हेतु नियम बनाने के लिए भी कहता है। तो बच्चों के बीच अवधारणा निर्माण के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों के लिए क्या बता रहे हैं कि पहले तो शिक्षक ने कई उदाहरण दिए हैं, उदाहरण के बाद छात्रों से उदाहरणों के माध्यम से विचार एकत्रित करने हेतु नियम बनाने के लिए कह रहा है। यानी कि एग्जाम्पल टू रूल जा रहा है, पहले उसने एग्जाम्पल दिए हैं, उसके बाद वो उन बच्चों से कह रहा है कि रूल बनाओ। तो ये कौन सी हमारी टेक्निक हो जाएगी, ये हमारी आगमनात्मक विधि हो जाएगी, क्योंकि आगमनात्मक विधि में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, और जो निगमनात्मक विधि होता है उसमें रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा इसमें वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, 23rd क्वेश्चन है हमारा, कक्षा प्रबंधन में विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। अगर प्रबंधन में विद्यार्थियों का सहयोग चाहिए किसी शिक्षक को, तो उसे क्या करना चाहिए, कक्षा के सख्त और कठोर नियम स्वयं स्थापित करने चाहिए। अगर स्वयं स्थापित करेगा तो विद्यार्थी उसमें मदद क्या करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा।
बी ऑप्शन है अक्सर माता पिता से छात्र के दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत करनी चाहिए। माता पिता से शिकायत क्यों करेंगे बच्चे की? माता पिता तो खुद ही सोचते हैं कि बच्चा सुधर के आएगा विद्यालय से। अब विद्यालय के टीचर ही अगर उसकी शिकायत माता पिता से करेंगे तो क्या मतलब है फिर विद्यालय का? तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है नियमों का पालन करने पर छात्रों को फटकारें, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर बच्चे नियम का पालन नहीं करेंगे तो छात्रों को फटकारेंगे नहीं, बच्चों को डांटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी ऑप्शन, छात्रों का सहयोग से कक्षा के लिए मानदंड और नियम स्थापित करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो कक्षा के छात्र हैं उनके सहयोग से हम कोई ऐसे नियम बनाएंगे जो छात्रों के लिए भी सही हों और जिनका छात्र पालन भी कर सकें। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि छात्रों के सहयोग से कक्षा के लिए हम नियम स्थापित करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो बच्चों में सीखने के संदर्भ को सही ढंग से दर्शाता है। तो कौन सा संदर्भ सीखने के ढंग को सही से दर्शाएगा? खेल और नाटक, बिल्कुल सही है। गृह में भी बच्चा सीखता है और कक्षाओं में भी बच्चा सीखता है, यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन सी में दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि जो बच्चा होगा खेल और नाटक से भी सीखेगा, अपने घर में भी सीखेगा और अपनी कक्षाओं में भी सीखेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेंगे। निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच समस्या समाधान कौशल को सुगम बनाने का एक प्रभावी तरीका नहीं है, पूछ रहा है। यानी कि बच्चों में जो समस्या समाधान कौशल है उसको सुगम बनाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है विषयों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करें और छात्रों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन दे रखा है छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए विचार मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करें, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक समस्या के लिए पूर्व निर्धारित चरण, जहाँ पे भी पूर्व निर्धारित चरण आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो पूर्व निर्धारित चरण है उसी में अगर बच्चा उलझा रहेगा, यानी कि वो कलन विधि में अगर उलझा रहेगा तो बच्चा खुद से क्या करेगा, खुद से ना सोचेगा ना कुछ करेगा। उसको पता है कि ये चरण फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, तो वो उसी हिसाब से करता रहेगा। अपने अपने आप से वो करके वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेंगे। इनमें से कौन एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? रचनावादी कक्षा की विशेषता पूछ रहे हैं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी निष्क्रिय होंगे, तो रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी एक्टिव होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं। पाठ्यपुस्तक के रटने पर अधिकतम जोर दिया जाएगा, तो रटंत विद्या बिल्कुल गलत होती है। हमको पाठ को समझ कर बच्चे को समझाना है, जिससे कि बच्चे की खुद की समझ बने। सी ऑप्शन है कक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो प्रोत्साहित किया जाता है, नहीं लग गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन बचा है कक्षा में नए ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों के पूर्व अनुभवों का उपयोग किया जाएगा, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास छात्र के सीखने के लिए हानिकारक है? यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक अगर कुछ सोच रहा है तो कौन सी चीज़ इसमें नेगेटिव दे रखी है आपको ये बताना है। अगर 3 चीज़ें पॉजिटिव होंगी, एक ही नेगेटिव होगी। तो पहला दे रखा है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग है, तो बिल्कुल सही है। त्रुटियां जो होती हैं अधिगम का प्रक्रिया का एक भाग होती हैं। बी ऑप्शन दे रखा है त्रुटियां करना शिक्षार्थियों के लिए एक शर्मनाक कार्य है, तो अगर बच्चे त्रुटि नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। त्रुटियां बच्चों के लिए शर्मनाक नहीं है, बच्चे अगर त्रुटियां करेंगे उससे पता चलेगा कि वो क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन हमारा नेगेटिव है। सी देख लेंगे त्रुटियां शिक्षार्थी की अवधारणात्मक समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, तो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को डांट के भय के बिना गलतियां करने के लिए जगह दी जानी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर बच्चे डांट के भय से गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? बच्चों को डांट का भय भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा नेगेटिव है और बी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमको नेगेटिव ही पूछ रहा है, हानिकारक पूछ रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हानिकारक है। तो 28वां हमारा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण पूछ रहा है, यानी कि जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो हमारे अंदर से आती है, बाह्य प्रेरणा जो बाह्य कारकों की वजह से आती है बच्चों में, तो वो पूछ रहा है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण। तो ऑप्शन ए दे रखा है शोध करते समय अरमान अपनी शिक्षा के बारे में सुनिश्चित होने के लिए विभिन्न स्रोतों से परामर्श करता है, तो आंतरिक प्रेरणा है। वो अपनी शिक्षा के बारे में खुद ही सोच रहा है, तो वो आंतरिक प्रेरणा है उसके अंदर। बी ऑप्शन है रेयान नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक परियोजना के लिए कई स्रोतों से शोध कर रहा है, तो रेयान है वो नगद पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है, तो ये नगद पुरस्कार क्या है? बाह्य प्रेरणा है। बच्चे को बाहर से उसको पुरस्कार की अभिलाषा है ना कि मुझे इतने रुपए मिलेंगे पुरस्कार में, तो वो एक स्रोत पे शोध कर रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव है। तो देख लेंगे, हो सकता कोई और भी हो आगे, तो ये तो हमारा नेगेटिव हो गया पहले से ही। आत्मसंतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सितारा अपने वरिष्ठों से नियमित प्रतिपुष्टि लेती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये भी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आत्मसंतुष्टि, बच्चे को आत्मसंतुष्टि आए इसकी वजह से वो अपने जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत करती है, अपने वरिष्ठ जो टीचर हैं उनसे, तो ये हमारा आत्म संतुष्टि है, तो ये हमारा आंतरिक प्रेरणा से रिलेटेड है।
तो डी ऑप्शन देखेंगे, व्यक्तिगत हित के लिए और अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए कुलमित नियमित रूप से कार्य का अभ्यास करती है। तो ये भी आत्मसंतुष्टि की बात कर रहा है, ये भी आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है। व्यक्तिगत हित, अपने खुद के हित के लिए, वो जानती है कि मेरा हित किस चीज़ में है, अपने खुद के हित के लिए और अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए वो नियमित रूप से अपने अभ्यास कार्य करती है, जिससे कि उसकी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, किसी भी सब्जेक्ट में वो बढ़ जाए। तो ये भी हमारी आंतरिक प्रेरणा है। तो बाह्य प्रेरणा का एक ही उदाहरण हमको मिला है, जो है ऑप्शन बी। रेयान जो है वो नगद पुरस्कार प्राप्ति के लिए परियोजना के लिए कई स्रोतों से शोध कर रहा है। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29th। कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस कथन में निम्नलिखित में से किस संबंध पर प्रकाश डाला गया है? तो कौन सा संबंध पर प्रकाश डाला गया? प्रतियोगिता अनुभूति, अनुभूति भावनाएं, आनुवंशिकता प्रदर्शन, आनुवंशिकता पर्यावरण। तो आनुवंशिकता पर्यावरण की बात नहीं की गई है, प्रतियोगिता अनुभूति की बात भी नहीं की गई है। कह रहे हैं कि परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये चीज़ जो है ये अनुभूति और भावनाओं की बात की गई है। यानी कि बहुत से लोगों ने ये अनुभूति करी है कि जब कोविड-19 आया तो बच्चों ने पढ़ाई सही से नहीं की, तो उनके जो छात्रों का प्रदर्शन रहा है वो नकारात्मक हो गया है, प्रभाव जो पड़ा है उनकी अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर। तो अनुभूति की गई है और भावनाओं में ये सोचा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो पिछड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि कोविड-19 के समय बच्चों का नकारात्मक जो प्रदर्शन हुआ है, इसके लिए जो ये संबंध है अनुभूति और भावनाओं का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे, ये हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। अधिगम अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावी होता है जब यह प्रमुख रूप से होता है। अधिगम जब अधिगम जो होगा वो अर्थपूर्ण और प्रभावी कब होगा? जब शिक्षक निर्देशित होगा? बिल्कुल नहीं। साथियों द्वारा निर्देशित होगा? हो सकता है। पाठ्यपुस्तक निर्देशित होगा? तो बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्देशित, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा, आत्मनिर्देशित, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे तो साथियों द्वारा निर्देशित भी ठीक है, लेकिन जब अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये हमारा भी सही हो जाता है। लेकिन हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा दे रखा है। जब भी बच्चा खुद से, अपनी मन से, अपनी जो अंदर की प्रेरणा है उससे जब बच्चा पढ़ेगा तो जो उसका जो शिक्षण होगा, जो भी उसको उसने सीखा होगा वो अधिक समय के लिए रहेगा। तो ये हमारा जो अधिगम होगा वो अधिक अर्थपूर्ण कब होगा? जब ये आत्मनिर्देशित होगा। तो ऑप्शन जो डी होगा हमारा वही इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने ये 30 क्वेश्चन किए हैं CDP के, और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो हो सकता है ये इस बार भी इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जिन लोगों का पेपर हो चुका है उन लोगों ने बताया है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बहुत सारे रिपीट हुए हैं, और जो स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन हैं वो भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ NEP 2020, NCF, इन सारे चीज़ों से, जेंडर से हमारे, और प्याजे गोलबर्ग वाइगोत्स्की, इन सब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।